हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आज के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को जो पीए का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम लोग उसके सॉल्यूशन को जानेंगे और ये जो पेपर है वो गुजरात सर्कल का है। तो सबसे पहले आज गुजरात सर्कल के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट IPVS रेफर टू, यानी कि IPVS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो IPVS का पूरा नाम है वो है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि द NSP इन NI कैटेगरी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट द वर्ड एस स्टैंड फॉर। बेसिकली पूछा गया है कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत NI जो प्रोजेक्ट है उसमें एक वर्ड यूज होता है NSP। तो इसमें जो एस है NSP में, इसका मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट KPI रेफर टू, यानी कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में जो वर्ड यूज किया जाता है KPI, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है ये पूछा गया है। तो KPI का पूरा नाम होता है वो होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है द IPPB हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे ऑन, यानी कि IPPB के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा डाक पे एक ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये पूछा गया है बेसिकली कि इस डाक पे ऐप को किस दिन लॉन्च किया गया था। तो ये 15 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। डाक पे 15 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेगमेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिया पोस्ट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द ईयर 2012 एंड 13। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैं उसके जो 8 सेगमेंट थे, इन 8 सेगमेंट में से निम्नलिखित में से जो सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो 2012 और 13 में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो जो रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर है, ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर है, इसके लिए 2 से 3 टेंडर बाद में निकाले गए थे, यानी कि इसे 2012-13 में लॉन्च नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ये अकॉर्डिंग टू मी है, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जितनी भी रिसर्च की है उसके आधार पे ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर है, अकॉर्डिंग टू मी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि द RICT हैज बीन रीनेम्ड एज, यानी कि जो RICT है उसका नाम बदला गया था और उसका नाम था क्या था, दर्पण। बेसिकली पूछा यह गया है कि जो दर्पण है DARPAN, दर्पण की पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो दर्पण का जो पूरा नाम है वो है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द विजन ऑफ द दर्पण प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो दर्पण प्रोजेक्ट है इंडिया पोस्ट का, उसका विजन क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो दर्पण प्रोजेक्ट के माध्यम से जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि प्रोवाइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अ प्लेटफॉर्म फॉर रूरल रीच, यानी कि जो ग्रामीण पहुंच के लिए तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों को एक मंच प्रदान करता है। और इसी के साथ साथ ये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के लिए ये संवितरण भी करता है, यानी कि उसके डिसबर्समेंट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, A and B अबव। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज फीचर्स फॉर डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे। बेसिकली पूछा गया है कि जो डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा कौन कौन से काम किए जा सकते हैं ये पूछा गया है। तो इसके माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नन्यता MIS, यानी कि जो नन्यता है, जो ऐप था नन्यता, ये पूछा गया है कि नन्यता ऐप के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो नन्यता ऐप के माध्यम से एक्चुअली लेटर बॉक्स थे उनको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस की जाती थी, यानी कि जब लेटर बॉक्स को क्लियर किया जाता है तो नन्यता ऐप के माध्यम से उनको खोलते हैं, उसको ऑनलाइन खोला जाता है। तो उसमें नंबर ऑफ जितने भी लेटर्स उसमें से निकलते लेटर बॉक्स में से ये उसमें अपडेट करना होता है कि इस लेटर बॉक्स में कितने आर्टिकल्स निकले हैं, 2, 3 या इससे ज़्यादा जितने भी आर्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स इससे पता चलता है नन्यता ऐप से। और नन्यता ऐप को जिस दिन खोलते हैं उस समय का, जिस समय खोलते हैं वो समय प्लस जिस तारीख को खोलते हैं, यानी कि जिस डेट को खोलते हैं वो तारीख प्लस जो एम्प्लॉइज़ को खोलता है उसकी एम्प्लॉई आईडी के माध्यम से ये सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं, यानी कि प्रोवाइड्स नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर्ड, प्रोवाइड्स डेट एंड टाइम ऑफ क्लियरेंस, प्रोवाइड फैसिलिटी आईडी ऑफ द ऑफिस। ये सारी जो फैसिलिटीज़ कहें कि नन्यता ऐप के माध्यम से ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, यानी कि ऑफिस की जो फैसिलिटी आईडी होती है SOHO की, वो भी इसके माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट CEPT सेप्ट रेफर टू, बेसिकली पूछा गया है कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक वर्ड यूज किया जाता है सेप्ट, तो सेप्ट का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो सेप्ट का पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हाट अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिपॉजिटर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ प्लेसिंग ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन। बेसिकली ये पूछा गया है कि प्लेस फी एक अकाउंट पर कितनी लगती है, ये पूछा गया है। तो प्लेस फी लगती है 100 रुपये प्लस 100 रुपये पर 18% GST चार्ज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि जो प्री मैच्योर क्लोजर विच फॉर्म इज बीइंग यूज्ड फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी कि अगर किसी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भर के देना होता है, ये पूछा गया है। तो अगर किसी को अपना अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करवाना है तो उस केस में SB 7B अकाउंट यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 13 में पूछा गया है कि द मंथली लिस्ट ऑफ मनी ऑर्डर्स वेरीफाइड इन फॉर्म जनरल 6 accompanying the diaries of the last working day of the month showing the particulars of the money order verified by the public relations inspector or the overseas postman should be submitted to the superintendent of the post office concerned on, यानी कि बेसिकली ये है कि ये पूछा गया है कि ये किस तारीख को अपनी जो मंथली रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट को, ये पूछा गया है। तो ये की जाती है लास्ट वीक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मिल इज मेंटेन इन फॉर्म ऑफ, यानी कि पत्र डाक के सभी लेखों पर देय डाक का जो जमा है वो किस खाते में या किस फॉर्म में रखा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो फॉर्म नंबर यूज किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है ACG 44, यानी कि ACG 44 यूज किया जाता है इस संदर्भ में। तो ACG 44 यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ACG 12 का यूज किया जाता है किस लिए, ACG 12 में बनाए जाते हैं बाउचर्स, अगर ट्रेजरी से कुछ पैसा वगैरह निकलवाना होता है, यानी कि ट्रेजरी से कुछ पैसा वगैरह निकालते हैं तो उस केस में बाउचर भरा जाता है, उससे कहते हैं ACG 12। ACG 45 में अनपेड पोस्टेज अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। ACG 90 में कस्टम ड्यूटी कलेक्शन शेड्यूल मेंटेन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस में बी डिस्पोज्ड बाय अमंग द फॉलोइंग डेज, यानी कि अगर किसी सब ऑफिस में अगर कैश ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सरप्लस हो जाता है फंड, तो उस केस में ये पूछा गया है कि उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता है, या तो उसे ट्रेजरी के लिए भेजा जाता है या बैंक के लिए भेजा जाता है। अगर वो सब ऑफिस ट्रेजरी या बैंक स्टेशन पर होती है तो उस केस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी में है कि ये अदर ऑफिस, यानी कि अदर सब ऑफिस, यानी कि दूसरी सब ऑफिस के लिए भी इसे भेज सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। और इसे HO के लिए भी भेज सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता तो सही होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि पार्सल रिलेटिंग टू द पोस्टल सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पोस्टल चार्जेस इफ एक्सचेंज बिटवीन,
यानी कि ये पूछा गया है कि अगर पार्सल्स निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस हैं इनके बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं तो पोस्टल सर्विस के जो चार्जेस हैं यानी कि पोस्टल चार्जेस जो भी हैं वो छूट दी जाती है। बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर किसी पार्सल को निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लिए भेजें तो पोस्टल चार्जेस हैं उनमें छूट मिलती है। बेसिकली ये है कि अगर कोई पार्सल पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंटरनेशनल ब्यूरो पोस्ट ऑफिस ऑफ द मेंबर कंट्रीज और पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक्सचेंज होते हैं, अगर कोई पार्सल इनके बीच में एक्सचेंज होते हैं तो उनको पोस्टल चार्जेस से छूट दी जाती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि अनरजिस्टर्ड करस्पॉन्डेंस इन बंडल और बैग लेवल, और उस पर क्या लिखा होता है, इनवॉइस नॉर डिस्ट्यू बिल्स, यानी कि जिसका मतलब होता है अनडिलीवर्ड आइटम्स received from abroad must be examined and those do not have the name and the address of the sender should be sent to Kolkata RLO if received from। बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर कोई बंडल या बैग में अपंजीकृत पत्राचार है जिस पर विदेश से प्राप्त इनवॉइस नॉट डिस्ट्रीब्यूबल्स यानी कि अनडिलीवर्ड आइटम्स का लेबल लगा हो, उसकी जांच की जानी चाहिए और जिनके नाम प्रेषक और पता नहीं है उन्हें कहाँ से प्राप्त होने पर उन्हें कलकत्ता RLO भेजा जाता है। बेसिकली ये है कि अगर किसी अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स को अनडिलीवर्ड आइटम्स को जो कि कलकत्ता RLO में रिसीव किए जाते हैं वो किन किन देशों से होते हैं, तो बेसिकली जो लाओस, टिमोर और सिंगापुर और पपुआ, यानी कि बेसिकली ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन से कंट्री से अगर कोई आर्टिकल आएगा तो कलकत्ता RLO जाएगा, ये पूछा गया है। तो बेसिकली ये है कि जो लाओस से जो आर्टिकल्स आते हैं अनडिलीवर्ड आइटम्स आते हैं उन्हें कलकत्ता के RLO भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी फॉरवर्डेड टू द अकाउंट ऑफिसर यानी कि DDA पोस्टल डायरेक्टेड फॉर अरेंजिंग रीइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड फ्रॉम द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 18 का होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका जो आंसर है वो भी अथॉरिटिक सोर्स से नहीं मिला है, ये भी अकॉर्डिंग टू मी है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द सर्किल। बेसिकली ये है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे हेड ऑफ द सर्किल की स्पेशल परमिशन के बिना डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली जो ऑर्डर बुक होती है रिकॉर्ड ऑफिस की उसके लिए एक स्पेशल परमिशन मिलती है हेड ऑफ द सर्किल से, तभी उसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, अन्यथा उसे डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोजेशन ऑफ, यानी कि जो बीमा मोहर छाप होती है, बीमा मोहर होती है, उसे हमेशा किसके कब्जे में रहना चाहिए, तो वो HSA यानी कि हेड शॉटिंग असिस्टेंट की पोजीशन में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि हु कैन ओपन KVP अकाउंट। KVP अकाउंट को कौन खोल सकता है, तो KVP अकाउंट को एक सिंगल व्यक्ति खोल सकता है, जॉइंट अगर अकाउंट खुलवाना है तो 3 वयस्क व्यक्ति मिलकर खुलवा सकते हैं, कोई गार्जियन खुलवा सकता है माइनर के ब्याह पर, या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो उसके ब्याह पर भी खोल सकते हैं, अगर कोई माइनर 10 साल से बड़ा भी हो गया है तो वो अपने खुद के नाम पर भी KVP अकाउंट खोलवा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस RBI इज मैनेजिंग ECS फैसिलिटी। ECS फैसिलिटी RBI के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, तो ये पूछा गया निम्नलिखित में से किस जगह पर ECS फैसिलिटी RBI के द्वारा मैनेज की जा रही है। तो बेसिकली जो तिरुवनंतपुरम है केरल में, जो केरल में तिरुवनंतपुरम जो जगह है वहाँ पर ECS की जो फैसिलिटीज़ है निम्नलिखित ऑप्शंस में से वहाँ पर मैनेज की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। गुजरात सर्कल का पेपर था इसलिए बड़ोदरा की जगह इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद में। अगर अहमदाबाद दिया हुआ था तो ECS फैसिलिटी अहमदाबाद में भी स्थित है, और राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा फिलहाल के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि 10 years RPLI पॉलिसी आल्सो नॉन एज, यानी कि जो 10 वर्षीय RPLI पॉलिसी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है ग्राम
प्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रपोजल फॉर इशू ऑफ कमरमेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि जो स्मारक पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं उनको जारी करने से संबंधित जो प्रपोजल्स भेजे जाते हैं उनके बिहाफ में या उस संदर्भ में सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया है। तो बेसिकली इस संदर्भ में जो सही ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉट मोर देन 50 इशूज मैक्सिमम 100 स्टैम्प्स ऑफ कमरमेटिंग पोस्टेज स्टैम्प्स पर एनम शैल बी इशूड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी में गलती क्या है, ये 10% होगा यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर ए में गलती क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ये है कि नॉन रेजिडेंट नहीं भेजते हैं, इसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही जो भारतीय नागरिक होते हैं वो प्रपोज कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में गलती है, एटलीस्ट 3 ईयर की जगह पर यहाँ पर आएगा 2 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि इफ अ वॉक इन कस्टमर प्रेजेंट स्पीड पोस्ट बिजनेस ऑफ 2 लाख हैविंग द सेम सेंडर्स एड्रेस हाउ मच डिस्काउंट ही कैन अवेल, यदि वॉक इन ग्राहक एक ही प्रेषक के पते के साथ 2 लाख रुपए का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रस्तुत करता है तो उसे मैक्सिमम 10% की छूट दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि लेटर पोस्टल नेटवर्क सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर हाउ मेनी डेस्टिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब एंड कवर ऑल द मेजर डेस्टिनेशंस, जो पत्र डाक नेटवर्क सुविधा है वो दुनिया भर के जो टोटल दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 213 कंट्रीज के लिए ही लेटर पोस्टल नेटवर्क सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 213 कंट्रीज के लिए सर्विस अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस, एनपीएस के बेनिफिट्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि एनपीएस इज कंसीडर्ड टू बी वर्ल्ड्स लोवेस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड फंड मैनेजमेंट फीस आर आल्सो लोवेस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में एप्लीकेंट गेट अ परमानेंट अकाउंट नंबर इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में कि द अकाउंट कैन बी शिफ्टेड टू एनी अदर सेक्टर लाइक गवर्नमेंट सेक्टर कॉर्पोरेट मॉडल इन केस द सब्सक्राइबर गेट द एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एनपीएस के रिगार्डिंग में। 28 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स, यानी कि किसी भी सेविंग स्कीम्स के जो अकाउंट्स हैं स्मॉल सेविंग नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के जो अकाउंट्स हैं मिनिमम कितने रुपए से खोले जा सकते हैं, इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है, नहीं करेक्ट है ये पूछा गया है, विच इज करेक्ट। तो एक्चुअली में जो नेशनल सेविंग आरडी अकाउंट है 100 रुपये से खोला जाता है, बिल्कुल सही है। केबीपी अकाउंट 1000 रुपये से खोला जाता है, बिल्कुल सही है। एससीएसएस का अकाउंट 1000 रुपये से खोला जाता है, बिल्कुल सही है। पीपीएफ का अकाउंट 500 रुपये से खोला जाता है, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यानी कि 1 2 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएमजेजेबीवाई, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। तो एक्चुअल में काउंटर पीए को 3 रुपये मिलते हैं, बिल्कुल सही है। डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग पीएएफ को कितने मिलते हैं, पीएएफ को मिलते हैं इसमें 0.25, बिल्कुल सही है। संसद मार्ग एचओ का नोडल ऑफिस को मिलते हैं 2 रुपये, बिल्कुल सही है। आरओसीओ की जो मॉनिटरिंग सेल है यहाँ इनको 50 पैसे मिलते हैं, यानी कि 0.50 पैसे मिलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने 0.75 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कि यही ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 0.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द लिंकिंग ऑफ पीओएसए एंड आईपीबी अकाउंट, यानी कि आईपीपीबी अकाउंट को अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से लिंक करते हैं तो उस संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट है वो सही है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम आईपीबी टू पीओएसए व्हेन इट एक्सीड द लिमिट ऑफ 1 लाख रुपए, यानी कि अगर आईपीबी से
आईपीपी में अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो टोटल पीओएसए अकाउंट में पहुंच जाता है, बिल्कुल गलत है। अब जो लिमिट है वो बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 31 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जो पीडीए है फिलेटेलिक डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट जो होता है, पीडीए फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है डोमेस्टिक वाला उस संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है डोमेस्टिक फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम इज अवेलेबल एट ऑल द फिलेटेलिक ब्यूरोस इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये सभी जगह उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी में है द अकाउंट कैन बी ओपनड विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 रुपए, ऑप्शन नंबर बी गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 200 रुपये मिनिमम से खोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में है द नेम ऑफ पोस्ट टाउन ऑन बिजनेस रिप्लाई कार्ड इज प्रिंटेड इन, यानी कि जो बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स होते हैं उसमें जो पोस्ट टाउन का नाम होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है या प्रिंटेड किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसे इंग्लिश में कम से कम प्रिंटेड होना ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 33 में पूछा गया है कि ऑल एप्लीकेशंस फॉर इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिसकरेज लॉस और डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर शुड बी मेड, यानी कि मिसकरेज हानि या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के नष्ट होने के संबंध में जांच के लिए सभी आवेदन किए जाने चाहिए, यानी कि इसके लिए टाइम लिमिट क्या है यह पूछा गया है। एक्चुअली इंडिया पोस्ट की जो पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है, इंडिया पोस्ट नहीं पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसमें दिया हुआ है विद इन 12 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। लेकिन अगर अपडेटेड की बात करेंगे तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्यों आएगा, क्योंकि अभी दे रखा है जो लिमिट है वो है 24 मंथ्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 में पूछा गया कि प्रोविजन ऑन सेल ऑफ स्टैम्प्स बिल अप्लाई टू, यानी कि टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा, यानी कि अगर जो लाइसेंस है टिकटों की बिक्री करने का वो किन लोगों को मिला हुआ है ये पूछा गया बेसिकली। तो लाइसेंस किन किन को है, हॉस्पिटल्स को है, बिल्कुल है, सैनिटोरियम को है, ये भी है, और इंस्टीट्यूट फॉर रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल्स, यानी कि रक्षा सेवा व्यक्तिगत मनोरंजन संगठन को टिकटों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि डाकघर के बाहर अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई डाक टिकटों की बिक्री करता है तो वो प्रतिबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 35 में पूछा गया है कि द पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि पोस्ट ऑफिस निम्नलिखित में से किस लिए जिम्मेदार नहीं होगा ये पूछा गया है, नॉट रेस्पॉन्सिबल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है द रॉन्ग पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर बाय इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रेमिटर एज द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पेई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, क्योंकि तो फॉर द पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर बीइंग रिफ्यूज्ड और डिलेड बाय और ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट, नेग्लेक्ट, ओमिशन और मिस्टेक बाय और ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फॉर एनी रॉन्ग पेमेंट ऑफ द मनी ऑर्डर और फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है इन एनी केस इन which a postmaster has good reason to suspect that the contents of any postal articles are likely to injure the mails or harm the person of anyone engaged in the postal service, he is directed to detain the suspect article and बेसिकली ये है कि सस्पेक्टेड आर्टिकल्स को अगर पोस्ट मास्टर को पता चल जाता है तो वो किन के ऑर्डर्स के लिए वेट करते हैं, तो वो रेफर करते हैं इस केस को हेड ऑफ द सर्कल्स के लिए, वहाँ से जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कार्य आगे किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि एनी पर्सन हु डिजायर टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ए पोस्ट बॉक्स
शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स की सुविधा चाहिए तो वो निम्नलिखित में से किसके लिए लिखित में एप्लीकेशन देते हैं, तो वो लिखित में एप्लीकेशन देते हैं संबंधित पोस्ट मास्टर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि कैंप बैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैंप बैग। कैंप बैग के लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि कैंप बैग विल बी बुक्ड एंड डिलीवर्ड ऑन ऑल डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, यानी कि कैंप बैग को छुट्टियों के दिनों में, पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिनों में, संडेज को यानी कि ऑल डेज में से बुक किया भी जा सकता है, डिलीवर्ड भी किया जा सकता है। कैंप बैग दो प्रकार के लेवल रखता है, यानी कि कैंप बैग में दो लेवल्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 39 में पूछा गया है कि द सेंडर ऑफ द इंश्योर्ड आर्टिकल इज entitled to obtain an acknowledgement of its delivery signed by the addressee or his authorized agent by paying fee, यानी कि बीमित वस्तु का प्रेषक कितने शुल्क का भुगतान करके प्राप्त करता है या उससे अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित इसकी डिलीवरी की एक पावती प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट ले सकता है अपनी इंश्योर्ड आर्टिकल की डिलीवरी के केस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि ए पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड थिकनेस वाज फाउंड इन डिलीवरी ऑफिस द आर्टिकल विल बी। अगर कोई पोस्ट कार्ड जो कि प्राइवेट मैन्युफैक्चर किया गया है, अगर वो अपने साइज और थिकनेस के जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करता है तो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में इससे संबंधित क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उस आर्टिकल को या उस पोस्ट कार्ड को ट्रीटमेंट किया जाएगा लेटर की तरह, और जितना भी उसका डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पेबल ऑन अ लेटर एंड पोस्टेज ऑलरेडी पेड वाज चार्ज, यानी कि पोस्ट लेटर पर जितने चार्जेस लिए जाते हैं माइनस पोस्ट कार्ड पर उन्होंने कितना पेमेंट कर चुके हैं पोस्टेज का, इसका जो भी अंतर आएगा इसको भी लेंगे प्लस उसको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 41 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज सब्सक्राइबर टू द पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट अंडर यूपीयू। यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के तहत निम्नलिखित में से किस कंट्री ने पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, तो इसमें से चिली, ग्रीस और पुर्तगाल तीनों ने साइन किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। लेकिन यहाँ जो यूनान है ये यूनान नहीं है, एक्चुअली ये ग्रीस है, ये ग्रीस वर्ड है, इंग्लिश वर्जन को ही आपको आप प्रेफरेंस देनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशन फॉर फॉरेन कंट्रीज फॉर मैरिज एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि विवाह आदि के लिए देशों में मुद्रित निमंत्रण वाले पैकेटों को प्रिंटेड पेपर्स के रूप में माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर, उनको मुद्रित कागज के रूप में मांगना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया द वर्ड पोस्टेज पेड एंड पोर्ट पाई, यानी कि जो वर्ड होते हैं पोस्टेज पेड या पोर्ट पाई होते हैं उनके लिए जो थिकनेस बॉर्डर होता है वो कितने का होता है, तो उसके लिए जो मिनिमम थिकनेस बॉर्डर होता है वो होता है, उसके लिए एक लिमिट है, वो लिमिट है 20 mm इंटू 50 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग साइलेंट फीचर ऑफ बल्क बैग सिस्टम इज इनकरेक्ट, यानी कि बल्क बैग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि प्रिंटेड पेपर फॉर द सेम एड्रेस और द सेम एड्रेस में बी इंशर्ड इन वन और मोर स्पेशल बैग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि इसके लिए जो बैग है वो मिनिमम 5 किलोग्राम का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30 kg तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साइज है इसका जो साइज है वो 100 इंटू 150 mm नहीं है, ये है 90 mm इंटू 140 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए सही आंसर। 45 क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर परमिटेड ओनली अंडर द लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया द इंश्योर्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड इन इंडियन करेंसी शुड बी रिटन ऑन द पार्सल इन इंक इन वर्ड किन में होनी चाहिए, वर्ड किन में होनी चाहिए ये पूछा गया है, तो वर्ड होनी चाहिए रोमन में और जो फिगर्स होने चाहिए वो होनी चाहिए अरबिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड
uninsured parcel received is not paid by the postal administration even though the loss or damage has occurred within India। यानी कि इस प्रश्न का ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश के संदर्भ में भारत के भीतर नुकसान या क्षतिपूर्ति होने के बावजूद डाक प्रशासन द्वारा प्राप्त इनवर्ड गैर बीमित पार्सल के संबंध में मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है? तो इसके लिए मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सेकंड कमीशन शैल बी चार्ज फॉर कैंसलेशन ऑफ अ फॉरेन मनी ऑर्डर और फॉर अल्टरिंग द एड्रेस ऑफ द पे। बेसिकली ये कि फॉरेन मनी ऑर्डर के केस में अगर कोई व्यक्ति अपना जो एड्रेस है, पे का जो एड्रेस है उसे चेंज करना चाहता है या कैंसिल करना चाहता है, तो उनसे कितना चार्ज सेकंड कमीशन के रूप में लिया जाता है, ये पूछा गया है। तो एक्चुअली इसके लिए कोई सेकंड कमीशन नहीं लिया जाता है, यानी कि नो सेकंड कमीशन शैल बी चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि क्लेमिंग ऑफ ड्रॉबैक ड्यूटी इज प्रोवाइड अंडर, यानी कि जो क्लेमिंग ऑफ ड्रॉबैक ड्यूटी है वो किस सेक्शन के तहत दिया जाता है? तो इसके लिए जो सेक्शन है 75 है कस्टम एक्ट 1962 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि व्हाट सेक्शन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। तो ये जो रूल है कस्टम एक्ट 1962 वाला, ये एक्चुअली में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 10 में पीओ गाइड पार्ट 2 के में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसके लिए सही आंसर। और इसी के साथ में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग, अगर आप लोगों को क्वेरीज है तो भेजेंगे, बाकी के अदर सर्कल्स के जो पेपर्स हैं वो इसके बाद में आते रहेंगे। इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।